गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में करियर काउंसलिंग के सेशन में सभी का स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, जो आज का सेशन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी से जुड़ा ये सेशन हमारे कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आज जो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं रोहित कुमार चतुर्वेदी जी। मैं रोहित सर का स्वागत करती हूँ। तब तक के लिए मैं सभी बच्चों को बता दूं कि हमारे ही दिशा लर्निंग सेंटर से जुड़े एक विद्यार्थी अरुण सोलंकी, जिनके फादर हेड कांस्टेबल है देव करण सोलंकी जी, उज्जैन दिशा लर्निंग सेंटर से, इनका भी सिलेक्शन हुआ है एज असिस्टेंट लोको पायलट 2025 में, एंड ही इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन जोन बैंगलोर। वो भी हमारे साथ आज जुड़ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप सभी उनसे भी अपना गाइडेंस ले सकते हैं और उन्होंने कैसे तैयारी की इस संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं। तब तक मैं जो लर्निंग सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ बैठे हैं और बच्चे जो हमारे साथ बैठे हैं, वो अगर कोई बताना चाहे, आप कंटिन्यूअसली 1.5-2 सालों से दिशा लर्निंग सेंटर में आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर बताना चाहें कि आपको जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से दिशा लर्निंग सेंटर में आपकी प्रिपरेशन हो रही है और आपका क्या फीडबैक है। कोई भी दिशा लर्निंग सेंटर। एंड सभी कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी ये पॉइंट है, अगर आप सभी के कोई सजेशंस हमारे लिए हैं या स्टेट मॉडल सेंटर से कुछ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हैं। अनुराग ओझा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर। सर मैं दिशा 15 बटालियन में सर इंदौर से बोल रहा हूँ। जी सर प्रिपरेशन हो रही है सर, अच्छी होती है सर। अनुराग जी, ये स्टूडेंट हैं कि कोऑर्डिनेटर हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? RRB NTB। अच्छा, ओके। मैडम 32 बटालियन उज्जैन से प्रेजेंट है, ये अपने फीडबैक शेयर करना चाह रहे हैं। श्री राम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम, ये दिशा लर्निंग सेंटर के माध्यम से हमको बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है मैम। ये हमारे घर के भी पास पड़ता है, हम भी 32 वाहिनी के अंदर ही रहते हैं, तो 1-2 मिनट के अंदर बहुत 10 मीटर के दायरे में ही है हमारे घर के, तो बहुत सुविधा मिलती है मैम, जिससे टाइम की बहुत बचत होती है मैम। और यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल आप लोग करवाते ही हैं, वाईफाई से लेकर न्यूज़पेपर, मैगजीन, ETC, सारी सुविधाएं मैम यहाँ पे। AC से लेकर हीटर भी है मैम यहाँ पे, तो ठंड में भी कोई दिक्कत नहीं आती पढ़ने में मैम, पूरी सुविधा है यहाँ पे। और हमारे जैसे सर हैं यहाँ के प्रभारी, वो भी बहुत सपोर्टिव है मैम, और आप लोग भी हमेशा हमें गाइडेंस देते ही रहते हैं। जैसे MP पुलिस में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग फिजिकल से लेकर एग्जाम से लेकर अभी तक आप लोग हमको गाइड हमेशा करते हैं मैम, जिसके चलिए, लिए मैं थैंक यू बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन चाहूंगा आप आपको लोगों और को। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू ऐसे मैम। ही मन लगा के पढ़िए आप, और आप जी जो मैम। साथी हैं आपके उनको भी मोटिवेट करिए। और कुछ हमसे बिल्कुल। मदद की रिक्वायरमेंट हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, मदद हो, हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। अधिक समय ना लेते हुए सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले मैं राहुल से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सर को सभी बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी अपना सेशन कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले सर के बारे में बताऊं तो सर कोठारी इंस्टीट्यूट में सर हैं, और सर उसके सर मेन हैं सर। और साथ ही साथ अगर बोला जाए तो सर को काफी विशाल अनुभव है व्हेन इट कम्स टू ट्रेन टीचिंग और बच्चों को ट्रेन करना डिफरेंट एग्जाम्स को लेके। तो सर का अनुभव बहुत विशाल है, और डेफिनेटली ये जो सेशन है बहुत हेल्पफुल होने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि जो अभी रिसेंटली हुई है RRB, उसमें जो सर की जो टीम है उसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ।
जी सर, आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर। है। तो आज के सेशन में मैं मेरा जो स्पेसिफिक मुझे टाइम अलॉट किया गया है वो आरआरबी को लेकर है। हालांकि मैं काफी पहले जुड़ने वाला था पहले सेशन से, लेकिन कई बार मेरा अवेलेबिलिटी को लेकर और कई सारी चीजों को लेकर, लेकिन इस सेशन में आज फाइनली हम मिल गए। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पुलिस डिपार्टमेंट एंड दिशा लर्निंग सेंटर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर हम अगर आरआरबी के बारे में बात करें तो आरआरबी के बारे में लगभग 2025 से लेके और 26-27 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वो लगभग केवल आरआरबी के ही संबंध में एक जो कैलेंडर यूज हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको हमें देखना है कि जो अभी रिसेंटली आरआरबी ने कैलेंडर अनाउंस किया है, मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा भी। वो काफी बड़ा वैकेंसी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला है, कह सकते हैं। हमारे लिए एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है हमारे लिए, जो इसको अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से यूटिलाइज कर पाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। आरआरबी एक तो क्या है कि अगर इसको मोटे तौर पर समझें कि अभी का टाइम केवल आरआरबी ही नहीं बल्कि एसएससी बैंकिंग से लेके सिविल सर्विसेज से लेके एक काफी चेंजेस आ रहे हैं हमारे देश में, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो 2047 को एक डेवलप्ड इंडिया के तौर पर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अब कैसे बनेगा डेवलप्ड इंडिया? एक बड़ी ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है, जब डेवलपिंग से लेकर हम डेवलप्ड की तरफ मूव करेंगे तो इसमें क्या चीज की जरूरत होगी? नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, है ना। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों की, तो गवर्नमेंट को लोगों की भी तो जरूरत होगी ना। ह्यूमन रिसोर्स भी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स अगर स्किल्ड है, उसके कैपेबल है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेगा। अदरवाइज इस तरीके की, और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इसी फेज में हैं जब इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो बच्चे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठा ले, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, और इसी को लेकर ये सारे सेशंस वगैरह ये चल रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा एनईपी 2020 के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और उसके माध्यम से जिस तरीके से स्किल के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर काम करने को सरकार का एक प्रॉपर रोड मैप नजर आता है कि आगे चल के किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस करना है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हम सब लोगों के लिए। तो बस यही है कि इसी चीज का अपॉर्चुनिटीज को लाभ उठाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेशंस की मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे का क्या प्लान है और किस तरीके का एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर हम चीजों को देख पाते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा देखेंगे, और कहीं पे अगर थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे, है ना। तो हेलो, आपको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है Yes. सर। तो हम यहाँ पर जैसे कि हाँ, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि एक जो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको लेकर किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या उसका प्लान होता है, कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाली है, एक तरीके का मोटा मोटा आपको एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो इस सेशन को हम ज्यादा एक तरीके के अवेयरनेस सेशन के साथ में, थोड़ा बहुत मोटिवेशन सेशन के साथ में हम इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेलवे का स्पेसिफिकली एक बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है
ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का यूनियन लेवल पर यूपीएससी एक बॉडी है ना, ऐसे ही एक स्टेट लेवल पर एमपीपीएससी जिसको आप बोलते हैं वो भी एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपना एक ऑथराइज्ड बॉडी होता है ना। एसएससी का अपना एक बॉडी है, आईबीपीएस एक अपना बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ही रेलवे की वैकेंसीज से रिलेटेड एक स्पेशली ग्रुप सी को लेकर और ग्रुप डी को लेकर जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं उनके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अगर हम बात करें कि कितने एग्जामिनेशन जनरली हमें कैटेगरी में, इस कैटेगरी में मिलते हैं, तो हमारे लिए 3 से 4 कैटेगरी जिसको हम नॉर्मल वे में बच्चे जिसमें अपीयर होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, अपीयर करते हैं, अपना टारगेट करते हैं, एज कैरियर ऑप्शन चुनते हैं। उनमें एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी, है ना। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, है ना। तो ये नॉन टेक्निकल, जैसे कि आपको नाम से पता है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर, बहुत स्पेसिफिक डोमेन वाले सब्जेक्ट्स को लेकर नहीं होती, मतलब इसको नॉन टेक्निकल है, इसको जनरली किसी भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि जनरली कि आपको कोई स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। आपको 2 लेवल पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। 12th पास होता है जो आफ्टर 12th के होगा, और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के वाला। तो ये ग्रेजुएशन और 12th पास दोनों ही कैटेगरी के अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए वैकेंसी आती हैं, जिसमें क्लर्क होता है, कॉमर्शियल क्लर्क होता है, गुड्स गार्ड होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी और कैटेगरीज इसके अंदर आपको मिलेंगी। ऐसी ही कैटेगरी होती है आरआरबी एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट, आप जिसको बोलते हैं ट्रेन को चलाने वाले। सामान्य भाषा में बात करें तो ड्राइव करने के लिए ट्रेन को ड्राइवर की जरूरत होती है ना, तो उसको पायलट बोलते हैं, है ना। तो जितना भी हम नॉर्मल वे में एक साइकोलॉजिकल है कि अगर हम छोटा कोई व्हीकल का यूज करते हैं, छोटी चीजों का यूज करते हैं, तो सामान ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे कभी ट्रेन में जाएंगे या फ्लाइट में करेंगे तो वो पायलट कैटेगरी आ जाती है। मतलब सम काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू दिस, तो उसके लिए भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। इसमें बहुत सारे रोलिंग स्टॉक्स के लिए भी काम किए जाते हैं, बच्चे इसमें भी सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं। एक अलग कैटेगरी आती है रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग की, जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए है, जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रीम्स की जरूरत होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर का जॉब होता है, और बाकी जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो एनटीपीसी के थ्रू इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, रेलवे से जुड़ते हैं। और एक लास्ट होता है आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होता है, जो 10th पास के लिए होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा 2026 के अंदर जनवरी में काफी अच्छा वैकेंसी, इसमें 2025 वाला ही है लेकिन काफी अच्छा वैकेंसी को भरा जा रहा है। लगभग 22 से 26 हजार के करीब वैकेंसी हो रही है जिसको एक्सटेंड करने की। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस सामने एक डायग्राम को जरूर देख रहे होंगे, जरा आप इसको देखिए, मेरे ग्राफ को है। ये बेसिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपके बारे में बात करता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का मैंने बताया, लेकिन लगभग मोर और लेस इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा कि कितने सारे बच्चे, लगभग 1 से 1.25 करोड़ के करीब बच्चे, अगर मैं स्पेसिफिकली नहीं लेकिन लगभग एक डेटा बताता हूँ, तो 1 से 1.25 करोड़ के बच्चे हर तरीके के, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का सर्विस, ग्रुप डी का कोई एग्जामिनेशन होता है, या ऑलमोस्ट लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आती है। इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। और जहां इसके प्राइमरी फेज की बात करें, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, सीबीटी 1 बोलते हैं, है ना, जो पहला लेवल होता है, पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं एग्जाम का, क्योंकि एग्जामिनेशन आजकल 2 से 3 फेजेस में कंडक्ट हुए जा रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप काफी कुछ सुन चुके हैं एसएससी में, या जितनी भी आपके इससे पहले जितने भी सेशंस हुए हैं, वो सब चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस है कि कितने फेजेस में एग्जाम्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ। तो अचानक से जो अप्लाइड डेटा होता है वो बहुत सारा रिड्यूस होकर सीधा सीधा आप देखिए कहाँ पहुंच जाता है, हार्डली 1 लाख के करीब, है ना। तो अचानक से करोड़ों के लोग लाखों में छट जाते हैं।
तो ये कंपटीशन का नेचर होता है, और इसी के लिए आज हम सबको आपको इस सेशन ऐसे सेशंस की जरूरत होती है। इसके लिए नहीं कि आपको बहुत ज्यादा हम सपोर्ट उस कैटेगरी में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सिर्फ सपोर्ट कर पाते, लेकिन हाँ एक ऐसी जगह पर, हाँ आप देख पा रहे हैं ना, तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि जब हार्डकोर कंपटीशन होता है तो इसमें क्या होता है कि अगर इतना बड़ा डेटा अगर फिल्टर होकर इतना सा छोटा सा सेगमेंट में कन्वर्ट होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे ही चुने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे बाहर भी हो जाते हैं। और ये लगभग लगभग भारत में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्थिति बनती जा रही है। आप इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट मेरे को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, है ना, जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है जो काफी पिछले दिनों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को लेकर, जो खुद का भी कभी रहा है, लगभग 12-15 साल हो चुके हैं मुझे लगभग खुद का ही, और बच्चों को तैयारी कराते कराते एक लंबा टाइम पीरियड रहा है। लेकिन उसमें जो मैंने पाया है कि बहुत बड़ा कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण से नहीं कि एग्जाम का पेपर का लेवल टफ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ अपियर, जितने बच्चे स्टूडेंट्स अपियर करते जा रहे हैं, है ना, जो उसका जो चंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स का, वो एक गाहे बगाहे एक अनावश्यक सा एक प्रेशर और कंपटीशन क्रिएट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें कह सकते हैं कि हम वो सब बातों को अगर थोड़ा सा परे रख दे कि एक मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, वो तो एक जरूरी पार्ट है ही सारा, लेकिन एक मेंटल सेटअप ये भी होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में फेल हो सकते हैं, है ना। और ये फेल होना कोई गुनाह वाली बात नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है कि आप नहीं कर पाए, और ये आपने कोई मजा मस्ती की है, आपने अपनी तैयारी को सिंसियर नहीं किया। आप सब कुछ पैरामीटर्स पर खरे उतरने के बाद में जो एक आइडियल कंपटीशन को क्वालिफाई करने की जरूरत होती है, उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का जब बहुत बड़ा कंपटीशन आपके सामने खड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें करोड़ों की, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड, अब उससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर पाएंगे। हर साल का वैकेंसी लेवल एक कंसिस्टेंट होता है पूरा कि इतना ही रिक्रूट करना है, तो अपीयरिंग है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स, कुछ चीजों को लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं तो एक साथ में प्लान बी को भी हमें एक रेडी करना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि सबका सब में हो सकता है। कई बहुत सारे बच्चे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस में, जिनको मुझे लगता था कि ये 100% सिलेक्ट होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि लगा नहीं था कि ये सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर हैं और आज अच्छा जगह पर मौजूद है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है कि क्या किया जाए ऐसी कंडीशंस में, क्या किया जाए, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एक तो अपनी अप्रोच को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अप्रोच है, उसको इस तरीके से वर्सेटाइल बनाना पड़ता है कि जिसमें आप केवल और केवल एक एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिकली अपने आप को तैयार ना करें, बल्कि उसके सेक्शन को, उसका एक जनरल पार्ट है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो आपको मल्टीपल एग्जाम्स में काम आए और आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में भी आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे। इसके अलावा अपनी स्किल्स वगैरह को लेकर, जिसको एनईपी के अंदर भी एड्रेस किया गया है, चीजें बदल रही हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 2047 के लिए हम तैयार हो रहे हैं और पूरी तरीके से सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि जो नया ह्यूमन रिसोर्स होगा उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, क्या होगा, उस तरीके से पैरामीटर। तो डिफरेंट एग्जाम्स भी चेंज हो रहे हैं और आप आरआरबी के अभी हम बात करेंगे, आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लगातार चेंजेस आ रहे हैं कि अगर आप जनरल साइंस के बारे में बात करें या आप ह्यूमैनिटीज का कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करें या आप कंप्यूटर स्किल्स, तो उसमें एक कुछ टेक्निकल पॉइंट्स या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अब वो बात नहीं रही कि आप सिंगल फैक्ट को आपने अगर मेमोराइज कर लिया तो आप कर जाएंगे इसको, कि आपसे पूछा गया कि सब हाँ पानीपत का युद्ध लड़ा या गांधी जी ने पूना पैक्ट पर कब साइन किया, तो ये एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि कौन वो व्यक्ति था जिसने उनके बिहाफ पर आपको साइन किया, पूना पैक्ट को साइन किया, या इस तरीके से कोई क्वेश्चंस की कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के अंदर ही हो गए, तो उसके कुछ रीजंस है। इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्चुअल मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको एक बहुत बड़े चंक में से एक
बच्चों को निकालना है, और वो उन बच्चों को जो 2047 के डेवलप्ड इंडिया के लिए तैयार हो पाए, जो गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स बन पाए, इसलिए उसको लेकर ही करना पड़ा। अगर चीजें पर्याप्त मात्रा में पद होते, पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें होती है, या वो रिक्वायरमेंट नहीं होती जॉब की इंडिया के अंदर, तो इतनी जरूरत भी नहीं थी। और मैं तो कभी सजेस्ट भी नहीं करता कि आप ऐसी जरूरत है, जब आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो हम करते हैं, है ना। और जो भी आज मेंटरशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, हम लोगों ने भी दिए। कभी लगता था कि हम भी काफी बड़ा अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बट क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से कभी डिसअपॉइंट होकर जाने की जरूरत नहीं है कि आप, मैंने पहले ही बताया कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट ही भी रिजेक्ट भी हो सकता है, और वो रिजेक्ट हो सकता है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो उसके लिए लास्ट नहीं है, और उसके लिए बहुत वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आप उनको ग्रैब करते चलिए और अपने लिए रास्ता बनाते चलिए, है ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये मैं एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर एनटीपीसी के बारे में बात करें तो मैंने आपको, आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, तो नॉन टेक्निकल कैटेगरी में होता है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों पर ही होता है। इसमें बहुत सारे की पोजीशंस के बारे में है। और इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले प्राइमरी एग्जामिनेशंस होता है, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन के करीब होता है जिसको CBT2 बोलते हैं। उसके अलावा फिर कुछ टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कुछ चीजें आपके लिए की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, अगर हम जाते हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करते हुए, तो मैं आपसे बात कर, हाँ, तो ऐसे ही मैं आपको अभी ALP की लिखकर बात करूंगा, और ऐसा ही मैं आपको ग्रुप डी के बारे में बात करूंगा। इस एग्जामिनेशन में पैटर्न कैसे होता है, ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें इन्फॉर्मेशन तो एक सामान्य तौर पर अवेलेबल होती हैं, तो वो भी एक पार्ट है कि उसको अभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आज हमारे पास में लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी, और मैं चाहता हूं कि एज ए टीचर, एज ए मेंटोर के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसी बात बता के जाऊं जिससे कि हो सकता है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए आपके करियर में, कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए कि वो आपके दिमाग में आए, और आप एक अपने लिए, जहां भी आप किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो IBPS का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो, आप उसमें कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम शेयर कर दूं। आई थिंक देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। बस ऐसे ही जो मैं अभी बात कर रहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, ये एक कोट्स था जिसको विंस्टन चर्चिल साहब ने किया था, और इसको थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन और उसकी कॉन्टेक्स्ट में आप ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक इंस्पिरेशन के तौर पर जरूर है कि ये उस मेंटलिटी को बताता है जिसने एक साथ कई सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था, है ना। तो ये वो माइंडसेट था जिसने आगे चल के काम किया कि आप किसी भी स्टेज में सक्सेस तो होते हैं, लेकिन वो आपका फाइनल नहीं है ना। डिफरेंट एग्जाम में अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो वो अनलिमिटेड, फिर उसके बाद में आगे चैलेंजेस, प्रमोशंस को लेकर सारी चीजें वर्किंग, है ना, लॉट ऑफ चैलेंजेस विल बी देयर। और इसी तरीके से अगर ये सक्सेस जब आपकी फाइनल नहीं है तो फेलियर भी आपके फाइनल नहीं हो सकता, मतलब वो आपका अंतिम नहीं हो सकता कि आप हार गए। उसी के बारे में मैं अभी काफी देर से बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं अब ये सेकंड सेशन की तरफ आता हूँ, आपका जो RRB ALP एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए होता है ना। लगभग ये भी एग्जामिनेशन में 10th पास से लेके ITI और इसके इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, इसकी कुछ टेक्निकल पोस्ट भी आपको मिलेंगी जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। लगभग अगर टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो एज लिमिट 33 तक इसकी जाती है,
काफी अच्छी हैंडसम अमाउंट में सैलरीज मिलती है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बस आप एक नजर से इसको देखते रहिए, है ना। आपको ये मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा इससे रिलेटेड। सेम कैटेगरी आरआरबी जूनियर इंजीनियर की होती है। हाँ, मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे एग्जामिनेशंस अगर आपके पास में या आपके पास में डिग्री है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे भारत में बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो वो कभी इग्नोर ना करें इन चीजों को। मैं भी एक इंजीनियर रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये एक वो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कंफर्टेबल आपको कंपटीशन मिलता है कंपैरेटिवली एनी अदर जनरल कैटेगरी, जो जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें, है ना। तो आपके सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम है। इसका मतलब पर्पस क्या है मेरा कहने का मतलब कि अगर आपके पास में इंजीनियरिंग का डिग्री है और आप अगर मान लीजिए इनमें से किसी स्ट्रीम से कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको उस नॉलेज को जो आप 3 से 4 अपने कॉलेज में, उसको सिर्फ ऐसे डमी के तौर पर ही यूटिलाइज ना करें, बल्कि उसको एक थोड़ा सा अच्छा करेंगे। तो वहां पर चूंकि थोड़ा क्राउड कम मिलेगा आपको जो इस तरीके की चीजों के लिए जाएगा, तो आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा कॉर्पोरेट वगैरह वर्ल्ड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा आता है। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नॉलेज से लेकर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज वाले बहुत कम एफिशिएंट आपको मिलेंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत हम सब देख ही रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर आप इसको करना चाहें तो ये अपने आप में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है, और आपकी नॉलेज जो आप 3 से 4 साल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो आपकी बेकार भी नहीं जाएगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल इसके बेसिस पर आप यहीं लेके जाएंगे, आपको जनरलाइज्ड लेवल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है लाइक एनटीपीसी, वो तो ओपन रहेंगे ही रहेंगे आपके लिए। तो ये एक आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है, जो कि सामान्य तौर पर जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इन टेक्निकल पोस्ट के लिए थोड़ा लैग कर जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए अगर है तो इसको भी अपने मतलब बुफे के अंदर अपने रखें जरूर एक ऑप्शन बना के, कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 मैंने बताया ना कि अभी रिसेंटली 2025 वाली जो वैकेंसी है उसका अभी कितना धूम मचा हुआ है, काफी सारे बच्चे इसको में अपियर कर रहे हैं। और वही बात है कि इसमें मैंने जो बताया था कंपटीशन का लेवल वही है, 1 से 1.25 करोड़ के करीब लगभग बच्चे जाते हैं, और लगभग 1 लाख के करीब पोस्ट है, मतलब काफी बड़ा है। जिस एग्जामिनेशन के कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ जो रेलवे ने रिलीज किया, तो आप थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से इसको जरूर देखेंगे कि आपको अभी फैब 2026 से लेकर इनकी नोटिफिकेशन की फैब मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आपको 2026 में कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, है ना। असिस्टेंट लोको पायलट की हैं, जो टेक्नीशियन है उनके लिए तो ये भी एग्जामिनेशन मिलेगा। सेक्शन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर का आपको जुलाई के लगभग आपको एग्जामिनेशन में आपको अपियर होने का मौका मिलेगा, है ना। आपका पैरामेडिकल से लेके अगेन ये टेक्निकल कैटेगरीज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जामिनेशन अगस्त में, मतलब अगर आज आप इन चीजों को का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं तो यू हैव एम्पल टाइम कि आप इसको लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। ग्रुप डी के लिए आपको अक्टूबर नवंबर में, मतलब इस साल के अंत में काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, जो कि आपको इसमें तैयार करनी पड़ेंगी। तो ये मतलब कह सकते हैं कि अगर आप इस कैलेंडर को नजर मारें तो इसका पर्पस आपको क्लियर है एकदम से, कि आपको जैसे मैं बोल रहा था कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार करने में, तो जो बच्चे जिन्होंने अपने ड्रीम कैरियर ऑप्शंस को एसएससी वगैरह या आईबीपीएस या एनी अदर एग्जामिनेशन जो कि सिमिलर है, अगर उनको बना रखा है तो भी ये इन वैकेंसीज पर नजर डालें कि वो कहीं ना कहीं, अगर मैंने बताया ना वो बात भी फिर से दिमाग में दौड़ानी है कि कई बार सारे पैरामीटर्स पे खड़ा होने के बाद में भी एग्जाम में नहीं होता, तो केवल दिल पे नहीं लगा के रहना है, थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है ना, थोड़ा डिटैच करके, कि आपको ये भी एक उतने ही लेवल पर एक अच्छी जॉब्स है और इसमें भी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर भी हमें टारगेट करना है ना। केवल एक के भरोसे ही नहीं रहना है कि सिर्फ वही है कि हमने दे दिया। वो जमाना थोड़ा सा दिल लगाने वाला नहीं है किसी एग्जामिनेशन से, है ना। कंपटीशन का लेवल काफी ज्यादा है, हाँ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रीम ऑप्शंस को कॉम्प्रोमाइज करें, हाँ, लेकिन एक प्लान भी जरूर अपने पास में रेडी रखेंगे, और थोड़ा सा अपने जो टारगेट ऑप्शंस हैं उनका साइज और स्पैम दोनों हो अगर बढ़ाकर काम करेंगे, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, है ना, तो वो ज्यादा मजेदार होता है ना। तो उससे अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलती हैं, थोड़ा जो मेंटल स्ट्रेस होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि नहीं ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तो वहां पे जब हम
प्रिपरेशन भी करते हैं वो उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमारे उसमें पड़ता है, तो उसको कर सकते हैं। अभी मैंने इन सबका अगर देखा जाए लब्बो लोआब डाल के कि अगर इस सारे एग्जामिनेशन में अपियर होने हैं तो कौन कौन से सेक्शंस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो कॉमन एग्जाम पैटर्न अक्रॉस और आरआरबीज में आपको जनरल अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स है, इंडियन रेलवेज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना है, देश विदेश की चीजें जो हो रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो उन सबको टारगेट करना है। अब इस टारगेट करने में वही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से मैं स्टॉप शेयरिंग पर जा रहा हूँ जिससे कि मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में देख सकूं। हेलो, हाँ, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा था कि कॉमन एग्जामिनेशन पैटर्न। अब न्यूज जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करेंगे, क्या ये जनरल अवेयरनेस जब हम प्रिपेयर करेंगे तो ये सोचेंगे कि ये नहीं एसएससी के वाला नहीं है, ये रेलवे वाला नहीं है, ये आईबीपीएस वाला नहीं है, या सिविल सर्विसेज वाला नहीं है, क्या ये दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा ना। बस आपको बस इसी तरीके की चीजों की तरह प्रिपरेशन का लेवल इस तरीके का आपको जो मेंटल सेटअप है वो ये बना के चलना कि वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस और हमें इतने सारे ऑप्शंस तैयार करने, तो उसके लिए बेसिक है। तो आप चाहे रूस यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पढ़ें या कहीं की भी पढ़ें, जो जनरल फैक्ट्स हैं वो अगर हैं वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो वो ये पेपर या न्यूज़पेपर या न्यूज़ इसलिए थोड़ी आती है कि ये आपकी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या आपके एसएससी के लिए नहीं, वो एक सिंपल नॉलेज है। बस आपका मेंटल सेटअप है कि आपको उसको किस तरीके से ग्रैब करना है ना, आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है जो उस एग्जामिनेशन को आपको टारगेट करे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना है, तो ये दिमाग में मत रखना कि एसएससी है, ये आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस तो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स को अकेले आरआरबी के अंदर पूछा जाता है क्या? नहीं आता है, एसएससी के अंदर भी तैयार करना पड़ता है। जब आप तैयार कर रहे हैं तो उस मेंटल सेटअप के साथ में तैयार करें कि वी कैन टारगेट अ मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल एग्जामिनेशंस, है ना। तो आरआरबी के लिए भी आप कर पाएंगे। तो सिमिलरली फॉर जो कुछ टेक्निकल कैटेगरी के एग्जामिनेशन है तो वो तो वही लोग देंगे जो उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखा होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में रखा होगा। लेकिन अगर आपके पास में डिग्री है तो आपके लिए तो एक और ऑप्शंस ओपन ही हो रहा है ना, और क्यों ना उस ऑप्शंस का यूटिलाइज किया जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो एक कंफर्टेबल, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा आपके लिए, है ना, क्योंकि आप 3 से 4 साल कॉलेज में ऐसे ही सोच के आप करते हैं कि नहीं हम तैयारी करते हैं। मैं भी एक जाने माने कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है ना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नदेला साहब मेरी कॉलेज के एलुमनाई रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा भी अपने जब मैंने तैयार किया था तो वो जो अवेयरनेस थी क्या मल्टीपल ऑप्शंस, तब हम एक बड़े दिल पे लगा के एग्जाम्स की तैयारी करते थे कि ये सारा नहीं, हमको तो आईएएस बनना है, नहीं हमको ये करना है, वो करना है, बस ये करना है, उसी में है। तो बाकी एग्जाम्स को हम थोड़ा सा लाइटली लेते थे, या जो उस तरीके का मेंटल सेटअप हमने नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। चीजें होती हैं, ड्रीम जॉब ऑप्शंस होता है, ड्रीम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने वही बताया कि आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, आपको अचीवमेंट आपको मिलेगा, आप अपनी तैयारी में ईमानदार रहेंगे। लेकिन 1% के लिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मान के भी चलें कि नहीं भी होता है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कमतर आके जा रहे हैं, कि आपसे कहीं चूक हो रही है। हाँ, ऐसा होता है कि वो उसको करेक्ट करने के बाद, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम पूरे दिल से लगा के इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ ट्राई करेंगे और अपना जीवन में अच्छा खासा कर लेंगे। आज हम मेंटरशिप कर रहे हैं, नहीं हुए सिविल सर्वेंट नहीं बने तो क्या हुआ, मेंटरशिप कर रहे हैं, एक अच्छा हमारा अपने जीवन, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अपने लिए ठीक ठाक कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक पैरामीटर्स होता है और हमें इन चीजों को लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रेन को इस तरीके से भी तैयार करें, और आज की जो जरूरतें हैं स्पेशली अगर हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल के उनको भी कर सकें, तो वो जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं कैरियर ऑप्शंस के अंदर, जहां हम एक ही चीज को टारगेट करते रहते हैं, उसको भी हम वापस से अचीव कर पाएंगे, है ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आपको बता रहा था चीजों को कि ये आपको करना ही करना है इसको लेकर। तो वापस से हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे कॉमन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जनरल अवेयरनेस है, आपके पास में मैथमेटिक्स है,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपके पास में, है जो इसको आप करते हैं, और जनरल साइंस है। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो लगभग लगभग सभी में आपके लिए हेल्पफुल करेंगी, बहुत ज्यादा रहेंगी, है ना। तो जब आप एसएससी को भी तैयार करेंगे तो भी ये सब चीजें आएंगी, आप आईबीपीएस को भी तैयार करेंगे तो भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। जनरल साइंस के लिए 9th और 10th स्टैंडर्ड का आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब के नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होगी। अब ये 9th और 10th लेवल क्या है, क्या हमने जीवन में 9th और 10th किया नहीं है? ये है, जब हम कर रहे थे तब हमें किसी ने बताया नहीं कि अगर उस अप्रोच के साथ अगर हम 9th 10th में ही कर लेते, है ना। ये अपने आप साथ में ये चीज होती है जब हमें अवेयरनेस नहीं रहती, हमें थोड़ा सा कोई मेंटोर नहीं होता जो गाइड करने वाला होता है। तो जब हम तैयारी करने जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, और फिर जब हम सिविल सर्विसेज और बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और फिर कोई मेंटर कहता है कि आपको 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, तो भाई 6 और 12th तक आप क्या कर रहे थे? गेटिंग द पॉइंट। वन क्वेश्चन दिमाग में आता ही आता है कि 6 एंड 12 तक हमारा फिर क्या था, हमने वो क्या किया था, मतलब उस समय उस मेंटल सेटअप के साथ में प्रिपेयर नहीं किया कि ये चल के ये आगे चल के करियर डिसाइड कर सकता है। तो नाउ अब हम उसी अप्रोच को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अप्रोच है, उसी सब्जेक्ट्स में 9th और 10th में ही लेकर अगर हम उस चीज को तैयार कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने भी इस तरीके को लेकर जो थी, इस पर काफी काम करके हमने कुछ एनसीईआरटी का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से किया कि उसमें बहुत सारे जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, उनको पूरा का पूरा फिल कर सकें। और बच्चे जब 9th और 10th में ही पढ़े तो उनके साथ में वो ऑटोमेटिकली वो जो अप्रोच है वो उनके प्लान ऑफ एक्शंस का पार्ट बन जाए, और वो धीमे धीमे अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो जाने अनजाने में आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, है ना। तो वो ये नहीं रह जाता कि बस हमें जो एक्सरसाइज है बुक के पीछे उसको पढ़ के उसके आंसर को याद करके हमें 70, 80, 90 जो भी परसेंटेज आपको स्कोर करना है वो नहीं रहेगा, और वो थोड़ा सा अप्रोच बदल के थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में हम अगर तैयार करें तो वो सारी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी एंड एज रिलैक्सेशंस, ये एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना। आपकी एज लिमिट उसी समय से कैलकुलेट होती है जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट होता है, उस तरीके से, या जिस समय नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं वो डिपेंड करता है कई सारे एग्जामिनेशंस में है। तो कंपटीशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे रियलिटी है एक तरीके का, जिसको मैं अभी बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि लगभग 1.24 करोड़ एप्लीकेशंस आते हैं, और अगर हम रफली इसको देखें तो 120:1 का आपको सिलेक्शन का वेटेज मिलता है। 120 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है, 120 में से एक बच्चा सिलेक्ट, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि 80 स्टूडेंट्स हो सकता है नॉन सीरियस हैं, उन्होंने उस पढ़ाई को दिल से, लेकिन उसमें भी जो बच्चे 10 से 20 रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी आप में ही थी, आप ही मोटिवेटेड थे, आपने ही पूरा एफर्ट्स को डाला है, उन्होंने भी डाला था, लेकिन बट वो एक्सेसिव कंपटीशन है ना, इसलिए ये सारी थोड़ा सा हो सकता है। तो लगभग कह सकते हैं कि 30 to 40% कैंडिडेट तो इसमें अपीयर ही नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपीयर होने वाले कैंडिडेट ही एकदम से लगातार गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक नॉन सीरियस टाइप का रहता है। कुछ बिना प्रिपरेशन के तैयार होते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग, एलिमिनेशन क्वेश्चन जो आप रेगुलर टेस्ट पेपर वगैरह देते हैं, ये सब वहाँ पर इसको फिक्स किया जाता है इस चीज़ों को, कि बहुत सारे बच्चे तुक्का बुक्का लगा के ये कुछ एफर्ट डालते हैं कि कुछ हम करके जाएं, तो लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जहाँ पर नेगेटिव एग्जाम जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कैलकुलेट किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो लगभग 1-2% स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको करना पड़ेगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। फिर से मैंने एक आपको कोड डाला था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस, है ना। ये व्लादिमीर होरोइट्ज के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैं इसको अमूमन तौर पर जब भी पढ़ाता हूँ तो उसको गांधी के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। जैसे गांधी नॉर्मल वे में बोलते थे कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द लिटिल बर्ड एक्स्ट्रा। तो आपके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर की तो जरूरत होगी जब आप एक इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इतने बच्चों को पीछे करते हुए, तो सब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एंगल की जरूरत, एक्स्ट्रा अप्रोच की जरूरत होती है। तो ये जो सेशंस हैं जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये बोझिल सेशन होते जा रहे हैं, ये हमें इन सारी चीजों का एक बहुत इम्पैक्ट नहीं है कि ये तो सब चलता ही रहता है, बार बार सैटरडे को बुला लेते हैं, कुछ ज्ञान प्रवचन करते हैं, कुछ बता देते हैं तो ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से बिल्कुल भी दिल पे ना ले, हैं, ये
इन चीजों के लिए ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स लाते हैं ना हमारी प्रिपरेशन के अंदर, वो यही सेशन होते हैं जो हमें एक अप्रोच देते हैं कि हमें चीजों को किस तरीके से तैयार करना है। तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर को के लिए ये सारे सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स टू द एमपी पुलिस डिपार्टमेंट जो इस तरीके की चीजों के लिए काफी समय से काम कर रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट सेशन आपके बीच में ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करके जा ही रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको फुलफिल करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, है ना। तो फिर से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ऐसा अमूमन एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं क्या समझ रहे हैं वो नहीं कह सकता। तो इसको मैंने इस एग्जामिनेशंस को आगे कोरिलेट करने की कोशिश की है कि आपको कौन कौन से और एग्जामिनेशन में इनका एडवांटेज मिलेगा, है ना। मैं फिर से आपके लिए एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वही है, मैंने जैसे कि बताया था, बहुत सारे आपको जब ये आरआरबी की तैयारी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तो आप ये मान के ना चलें कि केवल ये एग्जामिनेशन है, उस प्रेशर से मान के मत चलो। ठीक उसी तरीके से जब किसी बैट्समैन को ये इंश्योर कर दिया जाता है कि आगे की पूरा टूर्नामेंट आपको रहोगे चाहे आपके रन आए ना आए, तो उसका जो मेंटल प्रेशर होता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ठीक वैसे ही आपका जो एसएससी एग्जाम है, स्टेट पुलिस एग्जाम है, स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत हद तक आपकी सिलेबस की ओवरलैपिंग होती है। तो ये चीजों को आपको जान के चलना है कि फिर अगर हमारे पास में ऐसा नहीं कि ये एग्जाम खत्म तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं, आपके पास में एक पूरी है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी प्रिपरेशन में कि नहीं अभी कुछ दिनों बाद में ये एग्जामिनेशन है, बस इसमें 25% ही तो करना है, बाकी 75 तो हमने अच्छे से कर रखा है ना। तो ये वाला भी पार्ट है, मैंने आपको वही बताया था। सेम टेक्निकल आरआरबी प्रिपरेशन ओपन मोर डोर्स, आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है ना। आरआरबी जेई को लेकर, एएलपी को लेकर, है ना। एग्जामिनेशन में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम है, ये भी आपके एक्सटेंडेड ओवरलैप सिलेबस है, जिनमें आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, एलआईसी एओ, बहुत सारे एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटीज खुलती है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा जाना है। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मेरा ये एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ आरआरबी के इस एग्जामिनेशन में, तो मेरा ये वाला क्वांटिटेटिव जो हमने क्वांट की तैयारी किया या हमने जो रीजनिंग का तैयारी किया या जनरल अवेयरनेस का ये साल भर पेपर पढ़ते रह गए, वो जो करंट अफेयर्स हमको पता है वो सिर्फ आरआरबी के लिए था और उसमें बाय हुक एंड क्रूक हमारा एग्जाम में नहीं हुआ तो अब ये खत्म हो गया। आपको कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आपको थोड़ा सा ही एड ऑन करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे और आपके लिए बहुत बेटर एडवांटेज मिल जाएंगे। तो वही मल्टी एग्जाम स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आज के टाइम की नीड है, जिसको आप कहते हैं नीड ऑफ द आवर, तो वही मल्टी एग्जाम स्ट्रैटेजी है, अडॉप्ट कीजिए, नई चीज है ना। वैसे भी होलिस्टिक एजुकेशन एनईपी में आप देख रहे होंगे, आप गए होंगे, तो गवर्नमेंट का भी सेक्टर ये है कि आप थोड़ा स्किल पे भी काम कीजिए, तो आप थोड़ा वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी काम कीजिए, है ना। मल्टीपल अप्रोच रखिए, थोड़ा डायमेंशंस में जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां आपको ग्रैब कर लेना है। तो वो फाउंडेशन आपको करना है, करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। किसी भी एग्जामिनेशन में जाओगे इंडिया के में आपको करंट अफेयर्स को लेकर पढ़ना ही है, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। आप बैठ रहे हैं टीवी के जो शोज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनके थ्रू भी जाइए। वैसे भी आपका थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करने का वो होता ही है, तो फिर आपको ये वाली चीज भी कर लेनी है साथ में, तो आपका एक तो रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा कि चलो ठीक है ये भी, और साथ में आपका अवेयरनेस फैक्टर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली हिट करेगा, तो काफी अच्छा रहेगा। तो आप इसको पूरा जो मैंने ये सेक्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ अप्लाई वाइडली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत बड़े लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कहने का मतलब नहीं है, आप सिलेक्शन की तरफ बहुत ज्यादा नजदीक जा सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो वही सारी चीजें, सिलेबस है, आपको अगर एनसीईआरटी 9-10 के ऊपर काम करना है, मैथ्स के ऊपर बात करनी है ना। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करता चलूंगा, लेकिन जो आपका आरआरबी के डिफरेंट पेपर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनको लेकर
भी आपको चीजों को करना है। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आप उस जैसे मॉक टेस्ट में आप मॉक ड्रिल को करते जाएंगे तो आपके पास में जो प्रेशर में काम करने की और जिस तरीके के एग्जाम में अपियर होने के लिए जो आपके पास प्रेशर होता है उसको टैकल करना आसान से सीख जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है, मल्टीपल बहुत सारी मार्केट में, स्पेशली अगर हम आज के दौर में बात करें सोशल मीडिया के दौर में, तो इंफॉर्मेशन के तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, मतलब कह ही नहीं सकते इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास में बने हुए हैं। तो वो रिसोर्सेज के कारण क्या होता है, कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं हमारे अंदर, है ना। तो क्योंकि बहुत सारा पढ़ने को कुछ रहता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हम रिवीजन वाले पार्ट को इग्नोर कर जाते हैं, है ना। तो रिवीजन एक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। आप रिवीजन पे काम कीजिए, आप मॉक टेस्ट रेगुलर वे में दीजिए, है ना। आपके मन में वो फियर नहीं आना चाहिए। आपके नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आप डिप्रेस नहीं कि मैं टेस्ट देने ही नहीं जा रहा, मेरे को टेस्ट में अपियर ही नहीं होना है क्योंकि मार्क्स कम हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली मेरी अप्रोच पे क्वेश्चनिंग करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उस कंडीशंस को है, थोड़ा मार्क्स कम भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट को छोड़ना नहीं है कभी। मॉक टेस्ट में अपियर, लगातार मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते रहना है। वो आपके धीमे धीमे वो जो प्रैक्टिस है, वो जिस माहौल में आप अपने टेस्ट को दे रहे हैं, वो धीमे धीमे इंप्रूव होती जाएगी और आपके सबकॉन्शियस एंड रियल एग्जामिनेशंस में वो काफी हेल्पफुल रहेगी। बल्कि मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत बड़ा रोल होता है उसमें है। अगर सबसे कम रोल है तो आपकी मेंटोरिंग का है, लेकिन इन प्रैक्टिसेस का बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा आप जाएंगे तो इसके सोर्सेज हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, इसकी कहाँ फॉर्म भरते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको पीडीएफ में बना रखी है, दे रखी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए चला जाएंगे। तो मोटा मोटी मेरा यही एक पार्ट था जिसमें मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस एग्जामिनेशंस को कैसे तैयार करना है ना, और किस तरीके से करना है, बेटर अप्रोच क्या होगी अपने जो प्रिपरेशन के लिए, अपना जो ओपन आई पेंडोरा है उसको कितना बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो इसको अगर हम लेकर बात करेंगे तो काफी हेल्पफुल जरूर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी चीज को लेकर मैं अपने एक सेशन को, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे, मेरे साथ में मैं आप लोगों के लिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी है ना। तो वो सारी चीजों को लेकर मैं अभी, एक हमारे कलीग हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं और लगातार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर काफी चिंतन मंथन करते हैं, वीरेंद्र शर्मा जी जिनके साथ में, तो वो भी आपको थोड़ा सा एड्रेस करेंगे, है ना। और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, सेशंस होंगे, उसके बारे में बताएंगे। और हम लोग भी ऐसा कुछ आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको चार्ज नहीं है। हम आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर करना अपना, मेरे बनाए गए हमारे कोठारी सर के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, हमारे सर की जो टीम लगी हुई है उनके साथ में भी सारी चीज काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारा एक सेशन को हमने चीजों को कवर किया है, और आप लोग उसके थ्रू भी आप अगर एडवांटेज ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। मॉक पेपर्स हैं वगैरह, तो ये भी हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द टीम्स ऑफ पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। हमारी रिक्वेस्ट है सर, आप हमारे साथ बने रहिए सर। कुछ ही देर में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ये सेशन को ओपन कर देंगे, बट उससे आगे बढ़ने से पहले सर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक बच्चा है जो पुलिस फैमिली से ही है, अरुण सोलंकी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। जी सर सुन पा रहे हैं। सर मैं सर रोहित सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ ही देर में क्वेश्चन आंसर सेशन बच्चों के क्वेश्चंस लेंगे, और सर होप सो बहुत सारे बच्चों के डाउट भी होंगे जिनको सर आपके थ्रू सर का वॉइस नहीं आ रहा है। ओह सॉरी सर। क्लियर है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, नाउ आई एम। हाँ बिल्कुल जी सर, मैं ये सर रिक्वेस्ट है सर मेरी कि अभी हम कुछ ही देर में सर क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन कर प्लेटफॉर्म को, उसके लिए तो सर कुछ बच्चों के डाउट्स भी होंगे, तो सर मैं चाहूंगा कि एक बार सर आप लाइन पे बने रहे। बट सर उससे आगे बढ़ने से पहले सर मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अरुण सोलंकी जी हैं, जो कि पुलिस फैमिली के ही बच्चे हैं, और इनके पिताजी हेड कांस्टेबल हैं, और इन्होंने अप्रैल 2024 में ये हमारी जो दिशा लर्निंग सेंटर उज्जैन है उसको ज्वाइन किया था, और इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर भी किया है। मैं रोहित अरुण सोलंकी जी से चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं कि आपने इस एग्जाम को कैसे निकाला, क्या आपने पर्सनल स्ट्रैटेजी अपने फॉलो की
और बच्चों को क्या आप गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे अबाउट दिस वैकेंसी ऑफ आरआरबी ग्रुप डी? जी सर। सर सबसे पहले तो अगर कोई सा भी एग्जाम हमको, अगर जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमको पूरा उसका रोड मैप देखना बनाना पड़ेगा कि हम जो सिलेबस है पहले उसको पूरा समझ लें कि एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, क्या सिलेबस में है, क्या हमसे वो पूछना चाह रहा है। उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यही सब है सर, और प्रॉपर कंटिन्यूटी जरूरी है उसमें। अरुण जी, मुझे ये बताइए कि इस प्रिपरेशन में आपको, जैसे आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं, तो आपको इस जी। प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा? हाँ। सर वैसे तो जैसे वो रेलवे के जैसे कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण टाइम मेरे को ज्यादा मिल गया था उसमें, तो बाकी अगर CBT 1 और CBT 2 दोनों की हम बात करें तो 3 to 4 मंथ में आप दोनों कर सकते हो तीन आसानी से से, चार अगर आप। की तैयारी की जा सकती है। जी सर। और अगर इसमें आप क्या बेसिक्स वगैरह क्लियर है तो आप 3 to 4 मंथ में आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए सर। हम्म, जैसे कि सर ने भी सिलेबस रिकॉर्ड किया है, तो लो हैंगिंग फ्रूट क्या लगता है आपको, जिसको बहुत आसानी से, जिसमें नंबर स्कोर किए जा सकते हैं? और ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसपे थोड़ा कम फोकस करके भी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स? तो मैं जी। चाहूंगा एक बार आप उस पर भी प्रकाश डालो। जी। तो सर CBT 1 की अगर हम बात करें तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन अधिक होता है, तो उसके हिसाब से अगर मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड होगी तो हम आसानी से उस एग्जाम को क्लियर, CBT 1 को क्लियर कर सकते हैं। और उसमें जीके का पोर्शन होता है, पर कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर वीक भी रहेगा हमारा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप साइंस भी साथ में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आपने क्या सोर्सेस को फॉलो किया था जब आप तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की? तो जी। आपके सोर्सेस क्या थे? हाँ। जी सर, तो जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा मैथ्स वगैरह सब अच्छा क्लियर है, तो बेसिक्स क्लियर है। उसके लिए फिर मैंने अगर जैसे कुछ ट्रिक्स वगैरह हो गई है या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी है तो वो सब यूट्यूब से प्रिपरेशन किया था उसमें। हम्म। बाकी सेल्फ स्टडीज जो। और अगर आप, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं जो कि इस एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हैं, तो मैं हाँ। चाहूंगा उनके लिए आप कुछ स्ट्रेटेजी बताएं कि आप जैसे एग्जाम अभी मार्च तक फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम जब भी होना है, जी। उस दौरान अब उनको क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी में क्या उनको बदलाव लाना चाहिए या जी। क्या करना चाहिए उनको? मैं चाहूंगा एक बार। जी सर, जैसे कि 2 टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास है। जैसे एक तो जो नए स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे जिनको पता नहीं है बेसिक वगैरह, तो उनके लिए ये है कि आप एक प्रॉपर कोई से कोर्स वगैरह लीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए पहले। जब बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए तो फिर आप उसको अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं तो वो अपने, जैसे कि मैथ्स में जो ट्रिक्स वगैरह होती है, नई नई चीजें PYQ होते हैं, उनको सोल्व करें। तो उससे हमको पता चलेगा कि अभी वर्तमान में रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपने को हेल्प करते हैं। थैंक यू अरुण जी, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई समस्त दिशा परिवार की ओर से। थैंक और यू सर। जी, और साथ ही साथ भी लाइक से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे बच्चों को बताया कि क्या करना चाहिए उनको। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, हमारे साथ ही बने रहिए। नाउ वी आर ओपनिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर क्वेश्चंस, और हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है वो इन सारी क्वेश्चंस को एड्रेस करने की क्वेश्चन करेंगे। तो सभी दिशा लर्निंग सेंटर में जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तैयारी करने की, तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर नमस्कार सर, दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर राजगढ़ से सर। जी पूछिए सर राजू। RRB ग्रुप डी की भर्ती काफी व्यापक रूप में होती है और काफी आकर्षक भी रहती है सर। अभी जो आवेदित फार्म है उनकी परीक्षा सर 27 नवंबर से 2 फरवरी तक प्रस्तावित है, तो लगभग 11 महीने की सुदीर्घ अवधि बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इस 11 महीने की अवधि में किस तरह से रणनीति बनाई जाए या कैसे तैयारी की जाए कि बच्चा 100% अपना प्रदर्शन परीक्षा में कर सके?
हेलो, हाँ, आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं? जी सर, क्लियर है सर। हाँ, क्लियर है। इसका आंसर मुझे ही करना है कि किसी और से भी क्वेश्चन था ये? नहीं सर, आपसे ही था सर। सर हाँ, ठीक है। आपने तो आपने लगभग 11 माह का बताया समय है, जैसे कि अभी प्रीवियसली स्टूडेंट ने आपको जो बताया है कि इसको 3 से 4 महीने की अगर हम डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन कर सकें तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अब हमारे पास तो 11 महीने हैं। तो 11 महीने की तैयारी का सबसे पहला फेज ये होता है कि हमको अपने जो सबसे जिससे जो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, सपोज दैट कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते, तो उस जहां जहां उनके लैकुनाज हैं, जहां जहां उनकी कमियां हैं, जहां जहां उनके थोड़े से डाउन एरिया है, उनके ऊपर ज्यादा काम किया जाए, उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटीज में लिया जाए, है ना, गेटिंग द पॉइंट। और इसके लिए एक ही सब गुरु मंत्र है, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको 9 से 10 11 महीने मोर प्रैक्टिस मोर मॉक टेस्ट, मोर प्रैक्टिस मोर मॉक टेस्ट, तैयारी 3 से 4 महीने में हो सकती है, लेकिन आपको बार बार इस एग्जामिनेशन में अपनी सिलेक्शन का इंश्योर करने के लिए जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप लगाएंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे, आपका सक्सेस उतना ही ज्यादा। तो आपको 11 महीने तैयारी तो 3 महीने में हो सकती है, लेकिन 11 महीने तक आप क्या करेंगे, आप उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस 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 करते जाएंगे और अपने करंट अफेयर सेशन को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे, है ना। रेगुलर वे में आपको चीजें पता ही है, सारी चीजें एक ही चीज डायनेमिक है जो बदलेगी, करंट अफेयर से, बस उसको करते जाइए। बाकी सब चीजों में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, वो आपको एक नई तरीके के लेवल तक पहुंचा देगा जहां पर एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सर धन्यवाद सर। थैंक यू। यदि विद्यार्थी के तौर पे अरुण भी अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करे तो अच्छा रहेगा सर। यस सर। सर जैसा सर ने बताया कि अभी टाइम तो हमारे पास बहुत है, तो इसलिए पूरा बेसिक पहले जो हम एक कोर्स होगा अपना बेसिक पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद में हमको जो मॉक टेस्ट वगैरह देना, पीवाईक्यू लगाने, पीवाईक्यू से हमको अपने एग्जाम के बारे में पता चलेगा, तो वो जरूरी है। और मॉक टेस्ट से हमको पता चलेगा कि हम किस चीज में वीक हैं, उसको हम आगे और अच्छे से उस पर ध्यान देंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे तो वो भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। और भी हमारे बाकी बच्चे हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं प्रश्न तो हमारे पास एक तो खुद ही जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव द गेस्ट फैकल्टी है, रिसोर्स पर्सन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे को कोई भी प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। जैसे एक बच्चों का प्रश्न देखा गया अक्सर कि उनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो चाहते हैं कि उनको ये 4-5 महीने के दौरान उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए, तो वो कैसे की जा सकती है? अरुण जी, मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। सर मैथ्स के लिए सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मैथ्स हमारी क्लियर और अच्छी होती जाएगी। तो मेन फोकस आप प्रैक्टिस पे दे सकते हैं। और साइंस के लिए क्या कर सकते हैं? साइंस के लिए सर, साइंस का अगर जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड है तो उसके लिए तो साइंस इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है तो वो एक काम करे, पीवाईक्यू जितने भी है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जाने, ताकि हमको इतना है कि जितना एग्जाम में नीड है उतना मिल सके। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं सर, पीवाईक्यू बहुत सारे मिलते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच अरुण जी। और कोई डिजिटल लर्निंग सेंटर कोई भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। जी पूछिए प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रेलवे की बहुत सारी पोस्ट, जैसे एएलटी, सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर, इन सब के लिए ये आई का 6/6 क्लियर विजन चाहिए रहता है। तो ये क्या, जैसे मेरे पास मेरे पावर है आईज में, तो ट्रीटमेंट करवा के हो सकता है क्या उसमें?
सर हेलो, रोहित सर। जी सर। मेडिकल इश्यूज हैं आपको? जी सर, -0.25 दोनों आईज में है मेरे। हाँ, ये तो देखो, ये मेडिकल इश्यूज है जिसको आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। उसमें ट्रीटमेंट का ये कैसे किया जा सकता है इसके बारे में तो नहीं कर सकते कि उसको कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको चीजों को डॉक्टर से लेके उसमें कंसल्ट करने की जरूरत है कि उसकी क्योर लेवल आपका कितना हो सकता है और उसको परमिसिबल गाइडलाइन के अंतर्गत आ सकता है कि नहीं आरआरबी का। उसका एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड है जो उसको मेडिकल टीम है जिसको आपको एनालाइज करेगी। तो मेडिकल कंडीशंस एक स्पेसिफिक इश्यूज है, लेकिन कई जगह है जहाँ पर मेडिकल उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इस चीज के लिए। तो आप उन जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देयर इज नो इशू एट ऑल, है ना। तो जो मेडिकल वाला है उसी से दिल क्या लगाना, और भी जहाँ मेडिकल कंडीशंस की जरूरत नहीं होती वहां पर भी आप अपने लिए इंश्योरिटी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, है ना। ठीक है, थैंक यू। सर मैं यही क्वेश्चन ये दिशा लर्निंग सेंटर पे दिशा लर्निंग सेंटर अवेयरनेस और रीजनिंग और इनके लिए किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया है? आमतौर पे यहाँ तो ये मैजिकल सीरीज की पुस्तकें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गणित पियर्सन का, रीजनिंग पियर्सन का पढ़ते हैं। तो एक बार बताएं आपके सर्वोत्तम अध्ययन संदर्भ कौन से हैं जिनको तैयारी का आधार बनाया जा सकता है? रोहित सर। तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मार्केट में कोई भी खराब नहीं होता, है ना। कोई भी जो मटेरियल मिलता है वो खराब नहीं होता है, बशर्ते हमारी प्रिपरेशन उसको लेकर कितनी है, उसको कितना बार बार रिवाइज करते हैं, उन क्वेश्चंस पर कमांड कितना करते हैं। अदरवाइज पियर्सन्स का आपने जो बताया वो काफी अच्छा है। रीजनिंग के लिए आप बेसिक रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल ट्राई कर सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड रीजनिंग के लिए भी पियर्सन का एक सीरीज आता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो देयर इज नॉट अ बिग इशू, है ना। रिसोर्सेज के लेकर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो भी कर रहे हैं इसमें आप मैजिकल कर रहे हैं वो भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब होता है। बशर्ते आप कंसिस्टेंसी के तौर पर उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको लगातार कितना लगाते रहते हैं। और भी जितनी वेराइटीज मिल जाती है मार्केट में, आपका बेसिक्स एक बार क्लियर है, आपका फंडामेंटल्स एक बार स्ट्रांग हो गए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए जितनी भी जो मिलेंगे वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको एज ए रिसोर्स के तौर पर, उसमें कहीं कोई खराब नहीं है। और सामान्य तौर पर ये कि ये खराब है वो अच्छा है, उन चीजों में नहीं, कहीं कोई खराब नहीं बनता। बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंसेस आता है, कोई उस लेवल को टच कर पाता है, कुछ को नहीं टच कर पाता। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल है वहीं से हमें लेना चाहिए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे ना तो हम अपना मेन टारगेट को भी स्किप कर जाते हैं, है ना। ये एक्सपीरियंस रहा है हमें बार बार। हम हमेशा क्या रहते हैं मार्केट में, मैंने अभी वही बोला था सेमिनार में कि रिसोर्सेज इतने सारा बड़े पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, ये नहीं तो ये लगा ले, पता चला एक पड़ोस का बच्चा दूसरा लगा रहा है तो चलो अब वो वाली बुक लेके आनी है। तो रिजल्ट ये होता है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, उस तरीके के जिसको हम प्रैक्टिस करने का जो हमारा अप्रोच है वो डेवलप नहीं हो पाता है ना। तो जो परफेक्शन आना चाहिए था वो नहीं आता एग्जाम के अंदर। रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, थोड़ा भी एक्स्ट्रा सब में मिलता है, सबको अपना किताब बेचना है तो कुछ ना कुछ नया डाल के देते ही है। लेकिन जो आप एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट है, PYQs को लगा के देखिए। PYQs सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको एक स्ट्रक्चर देंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, और उस स्ट्रक्चर को पैरामीटर बनाकर आप कोई भी प्रैक्टिस बुक्स को लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को ट्राई कीजिए। मैंने बताया डिफरेंट कोचिंग से लेके सब कुछ अवेलेबल पड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट मंगाते रहिए सबसे, और वो उनको आप लिमिटेड टाइम इंटरवल में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। वहां से आपको चीजें, और वापस से नया ट्राई नहीं करना है। अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बने तो वापस से अपनी बुक से, अपना फंडामेंटल से, अपनी नॉलेज से ट्राई करना है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, है ना। बार बार नहीं लेते जाएंगे तो ऐसे तो आपके पास में पता पड़ा इतना ज्यादा बन गया कि आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे।
लास्ट में 6-6 महीने तक आपको पता पड़ा इतना इतना बच्चे भर लेते हैं, अपनी अलमारियां किताबों से भरी पड़ी रहती हैं, क्या आप उनको रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अपनी चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, प्रिपरेशन को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? आसान है, अपने आपके चीजों को बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ में आप जाइए, एक बार डिसाइड कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आसानी से होता है। इतना मतलब मैंने देखा हुआ है अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में, है ना। थैंक धन्यवाद सर। सर ग्वालियर लर्निंग सेंटर से सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के अभी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई हैं ग्रेजुएट लेवल की, उसमें सर काफी सारे पोस्ट हैं, जैसे स्टेशन मास्टर है, सीसीटीएस है और बाकी पोस्ट हैं सर। इनमें से जैसे अगर किसी को फर्दर प्रिपरेशंस करनी है तो ऐसी कौन सी पोस्ट सर ठीक रहेगी जो प्रेफर की जानी चाहिए? लाइक स्टेशन मास्टर का मैंने सुना है थोड़ा सा हेक्टिक रहता है उनका जो शेड्यूल रहता है, ऐसी कौन सी पोस्ट रहेंगी जो ठीक रहेंगी? सर आप म्यूट है, रोहित सर म्यूट है आप सर। अगेन, हाँ, ये मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम पोस्ट प्रेफरेंसेस को डिसाइड करते हैं तो उसमें ये हमेशा दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अगर हम इसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं कि ये इसका शेड्यूल हेक्टिक होता है, ये सभी जगह का हेक्टिक होता है। ये अगर हम बारीक से जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि सब कोई सा जॉब है ही नहीं है जिसको जो हमें लगता है कि ये कम है। तो स्टेशन मास्टर है तो इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका शेड्यूल हेक्टिक है, सभी का हेक्टिक होता है, सब हेक्टिक होता है, कौन सा जॉब नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में बैंक मैनेजर से लेके हमारे एज ए टीचर के तौर पर देखा जाए, हमें अपना सबसे ज्यादा हेक्टिक लगता है। ये लगता है कि ये पता नहीं क्या सुबह शाम चलता रहता है, ये कहीं पूछा जाता है ना। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने काम को एंजॉय करना आना चाहिए। ये पैरामीटर कि हम किस जॉब ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, कहाँ पे किस पोस्ट को करेंगे, नहीं, प्रिपरेशन करना है। और हमें अगर इंश्योर कर लिया दोबारा से करना है, अगर स्टेशन मास्टर बनना है तो बस बन जाइए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कि उसका काम परेशानी वाला है ये है तो वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए, है ना। वो पैरामीटर कभी किसी एग्जाम के लिए नहीं होता, जॉब के लिए कि ये वाला ये बेकार है ये अच्छा है, नहीं, सबके हेक्टिक है, सबके अच्छे हैं, है ना। ठीक है, मैं वो चीज समझ गया, बट जैसे किसी की प्रायोरिटी सर आगे और स्टडीज को कंटिन्यू करने की, इस रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा था। बाकी तो वो सही बात है, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि कोई भी जॉब मतलब हर एक जॉब हेक्टिक होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बट कोई अगर थोड़ा सा टाइम निकालना चाहता है किसी जॉब के साथ भी आगे और प्रिपरेशंस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, जैसे मैंने वही बताया ना, मैंने आपने शुरुआत में यही अप्रोच लेने का कोशिश किया था कि जैसे सपोज दैट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आप कंफर्टेबल है कि जस्ट आरआरबी के अंदर में ये वाला सेकंड अटेम्प्ट में कर सकता हूँ, तो इस नॉलेज के साथ में मैं और भी वर्सेटाइल एग्जामिनेशंस की तरफ जा सकता हूँ, है ना, जो और भी अच्छी सैलरी है और भी वर्सेटाइल फील्ड है। जैसे मैं टारगेट केवल इसी में नहीं करूंगी कि आरआरबी ही करना है मेरे को, और भी ऑप्शंस को बनाइए, थोड़ा बहुत एड ऑन प्रिपरेशन कीजिए, बाकी आपकी तैयारी है ना। आप सिविल सर्विसेज को ट्राई कर सकते हैं, मैंने कई सारे आपको एग्जाम के बताए थे। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं ना, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको बार बार अपना प्रिपरेशन को रिपीट करना ही है, जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ, आपका प्रश्न ये है, तो आप के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। आप एसएससी के थ्रू बहुत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसको टारगेट कर सकते हैं, वो बस लिटिल बिट एड ऑन करना है प्रिपरेशन को। अगर वापस से ही आरआरबी में करना है तो स्टेशन मास्टर है ना, सम टेक्नीशियल कुछ पोस्ट होते हैं, टेक्निकल उसके लिए भी जा सकते हैं कुछ, अगर आपका बैकग्राउंड उससे सपोर्ट करता है तो मैंने बताया वो भी एक काफी अच्छा पद होता है जिसमें आपको काम करने की एक क्रिएटिविटी मिलती है कि आपको एक नया कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जिससे जो बच्चा क्वालिफाई कर गया वो कर गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर उसकी और भी कहीं अपॉर्चुनिटी तो वापस से रीअटेम्प्ट कर सकता है अपनी प्रिपरेशन के साथ में, और बस उसको कहना है एड ऑन ही तो करना है, वैल्यू एडिशन। और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज बाय वैल्यू एडिशन, मैंने एक आइडिया दिया था कि अगर 20 to 30% का आपको एडिशनल नॉलेज को एक्वायर करके अगर आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं तो वो अपने ड्रीम करियर ऑप्शन के लिए कुछ नया ट्राई भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई नहीं है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, है ना। ओके सर, क्लियर, थैंक यू सर।
और कोई बच्चे का डाउट है? अदरवाइज हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। अनुरक्ति मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी राहुल, सुन पा रहे हैं। मैम आज के सेशन में मैम रोहित सर के द्वारा मैम बहुत सारी चीजें बताई गई, स्पेशली फोकस रहा आरआरबी पर। साथ ही साथ सर ने आरआरबी के अलावा भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, उनको कैसे क्लियर किया जा सकता है उसके लिए मास्टर एग्जाम स्ट्रेटेजी भी बताई, कि जिसमें सबसे पहले व्हाट दे हैव टू डू इज टू बिल्ड द फाउंडेशन। उसके बाद उनको करंट अफेयर्स को भी मास्टर करना रहता है। देन वीकली मॉक टेस्ट इज द की सॉल्यूशन, कि अगर आपने किसी चीज को पढ़ा है तो अगर आपने टेस्ट लगा लिया तो आप कैसे उस टॉपिक पे मास्टरी कर सकते हैं। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी इज द की। ये सारी चीजों को सर ने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया मैम, और साथ ही साथ सर ने इस एग्जाम को डिकोड किया, उसके एग्जाम पैटर्न को, और दूसरे एग्जाम्स की भी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस पर भी सर ने काफी अच्छे से मैम चर्चा की हमारे बच्चों से, और बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। साथ ही साथ अरुण सोलंकी जो कि लास्ट टाइम 2024 में लोको पायलट में सिलेक्ट हो गए थे, असिस्टेंट लोको पायलट, उनके द्वारा भी स्ट्रेटेजी बताई गई, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और उनके द्वारा बच्चों को बताया गया कि वो अब जो इस एग्जाम की वैकेंसी आई है तो अब वो क्या कर सकते हैं सो एज टू क्लियर द एग्जाम। ओके, थैंक यू राहुल। सबसे पहले मैं रोहित सर को धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, हमारी रिक्वेस्ट पे आपने आज सेशन पे आए और आपने अपने जो एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर आपको, और आपने उनको बच्चों को गाइड किया। और निश्चित ही सर आपके गाइडेंस सेशन से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ होगा और इनको गाइडेंस भी मिला होगा सर। और जैसा कि आपने बताया कि एक मास्टर स्ट्रैटेजी होती है हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बेसिक कुछ ट्रेड्स होती है, बेसिक जो फाउंडेशनल लेवल्स होते हैं जैसे एनसीईआरटी प्रिपरेशन या बेसिक सीसैट प्रिपरेशन, जो हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉलो करना होता है, उसमें आपने बच्चों को मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला और हर पॉसिबल डाउट्स जो हो सकते हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, जनरल डाउट्स या बेसिकली स्पेसिफिक डाउट्स रिलेटेड टू आरआरबी प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, सारे लर्निंग सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगी सर के लिए एक बार वर्चुअल क्लैपिंग। और आपकी टीम को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद उनके सपोर्ट के लिए भी आज के सेशन के लिए। एंड नेक्स्ट मैं अरुण सोलंकी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ, और इसी के साथ ही सभी बच्चे अपनी तैयारी करें, नहीं तो कल आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। कभी कोई किसी का नंबर पहले आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से आप लगे रहेंगे तभी जो आपने सोचा है अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए, उसको अचीव करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।